सब लोग स्टार्टिंग से ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। टॉपिक बड़ा ही आसान है, ठीक है। और आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसका पढ़ भी चुके हैं क्लास 11th में। वेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर सबको पता है कि दो तरीके की चीजें होता है, एक को बोलते हैं स्केलर, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर्स। ये सब पे हम ज्यादा स्ट्रेस अभी नहीं देंगे क्योंकि ये सब आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर। सबको पता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पीड। इन सब का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इन सब का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ और मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड दूसरा चीज हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। यानी कि ऐसा एक चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उस टाइप के चीजों को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारी चीजें हमारे किस में आता है, वेक्टर वाले में आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहला चीज जो अपने को पढ़ना है वेक्टर में वो है वेक्टर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर मान लीजिए ये थोड़ा बहुत ज्योमेट्री टाइप का ही टॉपिक है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्रिकली vector is represented by directed line segment, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली कि वेक्टर क्या होता है, कैसा दिखता है, ये ज्योमेट्रिकली हमें कैसे पता चलेगा। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे ख्याल से लाइन सेगमेंट सबको पता ही होगा, लाइन सेगमेंट सबको पता ही होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लाइन एक ऐसा स्ट्रेट चीज होता है जो जिसका लेंथ जो होता है इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये इसकी तरफ भी ऊपर की तरफ भी बढ़ते जा रहा है, नीचे की तरफ भी बढ़ते जा रहा है। इसका लेंथ पूरा का पूरा इनफाइनाइट होता है। अगर इसका छोटा सा पोर्शन में निकाल दो, छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी। तो एक छोटा सा पोर्शन अगर इस लाइन का हम लोग काट के निकाल दें तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। आप लोग समझिएगा ध्यान से, ये सारे बचपन छोटे छोटे चीजें जो बचपन में पढ़ाए जाते हैं। हमारे पास होता है एक लाइन, ठीक है। लाइन का लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आगे से नीचे से हमेशा ये इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ता जाता है। बट अगर उसका एक छोटा सा पोर्शन काट के हम लोग निकाल दें तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन का एक सेगमेंट हमने ले लिया। अब इसी लाइन सेगमेंट के मैं अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रखूं, ठीक है, मान लेते ये हमारा लाइन सेगमेंट आ गया, मैं चाहता हूं कि इसको ईस्ट डायरेक्शन पे रखूं। तो ईस्ट डायरेक्शन पे रखूंगा तो मेरा लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ए बी। पहले मैंने क्या किया, मेरे पास लाइन था, लाइन का एक सेगमेंट निकाला, उस सेगमेंट को मैंने एक डायरेक्शन दे दिया। तो इस चीज को अब बोला जाएगा लाइन, सॉरी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो वेक्टर को मैथमेटिकली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, बड़ा ही आसान है, हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका डायरेक्शन हो, ठीक है। तो उस चीज का क्या नाम होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया। तो ये वेक्टर को जो होता है हम लोग हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से चाहिएगा, मैं चाहूंगा कि मेरा जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो।
तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। यानी कि हमारे पास हम क्या करेंगे, उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, अब वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। अब ज्योमेट्रिकली डायरेक्शन तो क्या होता है हमें समझ में आ गया कि पर्टिकुलर ईस्ट डायरेक्शन पे रख दिया। ठीक है, ये कहां से कहां तक, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे चला गया। ठीक है, ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चला गया, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चला गया। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन हमें पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड किसे कहा जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन तो पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो मैग्नीट्यूड मतलब ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ हो गया। ठीक है, ये ए से लेके बी तक जो पूरा का पूरा लेंथ हो गया उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं किसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 किलोमीटर, मैंने ऐसे ही मान लिया किसी का मैग्नीट्यूड हो गया 5 किलोमीटर, तो आप ये नहीं बोले कि सर 5 किलोमीटर तक इस लाइन को ड्रॉ करते रहिए, जब एक्चुअल 5 किलोमीटर इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा तभी हम इसको 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड मानेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता होगा जब भी हम कभी ट्राइंगल भी ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, और हम बोल देते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो ट्राइंगल है इसका ये हमारा 100 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हमारा 500 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं 600 सेंटीमीटर है। उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम एक्चुअली इसको 600 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर देते हैं, हम बस बताते हैं कि इसका जो लेंथ है, मान लेते हैं इसका जो लेंथ है हमारा ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड को मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया अपने मन से। ठीक है, हमने एक दिखा दिया लाइन सेगमेंट और उसमें लिख दिया 5 यूनिट। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग फिर से इस चीज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो वेक्टर होता है, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। ठीक है, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारा पी क्यू हमने ले लिया एक लाइन सेगमेंट, इसका एक डायरेक्शन दे दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, वेक्टर। अब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ पी क्यू हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि लेंथ ऑफ पी क्यू जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे ये जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज, अगर इस वेक्टर को देखूंगा तो मेरे को क्या लग रहा है, इसका डायरेक्शन पी से लेके क्यू की तरफ है, यानी कि ये P से स्टार्ट होके Q की तरफ जा रहा है। इसको देखने में क्या लग रहा है कि ये P से स्टार्ट हो रहा है, Q की तरफ जा रहा है। जिस चीज से कोई चीज स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट या फिर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, और जहां पे जाके ये खत्म हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, जहां पे ये हमारा खत्म हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट या फिर हम इसको फाइनल पॉइंट के नाम से भी बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा वेक्टर को देखने में क्या लग रहा है, ये P से लेके Q की तरफ जा रहा है, तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P Q वेक्टर, और डायरेक्शन ऐसे देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो वेक्टर है वो P से लेके Q की तरफ जा रहा है। अब ये जो वेक्टर दिया गया है उसको मैं QP वेक्टर ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन बताता है। मैं PQ ऊपर एक ऐसा एरो का साइन दे दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, ये PQ वेक्टर हो गया, ये P से लेके Q की तरफ जा रहा है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि ये वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे एक होता है इनिशियल पॉइंट, दूसरा होता है फाइनल पॉइंट, और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। कभी कभी क्या करते हैं, हम इस वेक्टर को एक पर्टिकुलर ऐसे ए वेक्टर नाम दे देंगे, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, बट वो दूसरा चीज है, उसको आगे देखते हुए जाएंगे तो समझ में आते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी हम लोग वेक्टर को लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है वो हमने पढ़ा, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दैट इज लेंथ ऑफ पी क्यू। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, पी क्यू वेक्टर को मॉड के अंदर लिख देंगे, पी क्यू वेक्टर को मॉड के अंदर लिख दिया, मतलब वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है,
तो यानी कि वेक्टर को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम लोग ऐसे जो भी लेटर है पी क्यू जिसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट लिख देंगे, ऊपर एक एरो लिख देंगे, उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पी क्यू और इधर ऐसे मॉड। ठीक है, अब मान लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए इस चीज को। ये सब स्टार्टिंग के कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हमें थोड़ा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो हम वेक्टर पढ़ते ही रह जाएंगे, हमें दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स किसी भी टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिक चीजें हम उसी में डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा मैं एक वेक्टर ले लेता हूं इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, इसका नाम दे देता हूं m और इसका नाम दे देता हूं n। चलिए इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लेते हैं, इसका नाम दे देता हूं m और इसका नाम दे देता हूं n, और इसका डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे करके, और इसका जो लेंथ है वो है 5 यूनिट। ठीक है, अब ये जो वेक्टर दिया गया है उसको मैं mn वेक्टर लिखूंगा या nm वेक्टर ऐसे लिखूंगा, कौन सा सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला लिखने का तरीका सही है, बताइए। दूसरा वाला दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि इस वेक्टर को देखूंगा तो इसका इनिशियल पॉइंट n है और फाइनल पॉइंट m है, तो इसको n m के वेक्टर के लिखेंगे। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा n m वेक्टर, और वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 5 हो जाएगा। आया समझ में, सबको क्लियर हुआ कि वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गया हमारे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम वेक्टर बोलते हैं तो उसका दो चीजें रहता है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा, ठीक है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसका एक डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, वेक्टर को हम लोग वेक्टर, अगर किसी चीज को वेक्टर बोलते हैं तो उसके पास दो चीजें रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा। तो मैथमेटिकली जब हम वेक्टर को लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकली जब हम लोग वेक्टर को लिखते हैं तो मैथमेटिकली, ये तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे लिखा जाता है ये हमने बता दिया कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली जब हम लोग वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर इक्वल टू हमारे पास हो जाता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इस चीज को, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का एक और नाम होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। किसी भी चीज का अगर डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है मतलब उसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन का एक और नाम होता है, डायरेक्शन का एक और नाम क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो इसीलिए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख देंगे तो बिल्कुल गलत नहीं है कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हम अगर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा एक वेक्टर आ गया, ये वेक्टर हमारे पास था nm वेक्टर। ठीक है, तो अगर nm वेक्टर को मेरे को लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ये nm वेक्टर को अगर हमें लिखना हुआ, ठीक है, तो उसका सॉरी, ये nm वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया गलती से। अगर मेरे को nm वेक्टर लिखना हुआ, nm वेक्टर, ठीक है, तो nm वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ nm वेक्टर इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी वेक्टर है nm वेक्टर उसको एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर, ये हो जाता है हमारा। जैसे वेक्टर को हम लोग ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, उसी तरीके से यूनिट वेक्टर को हम लोग एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमें वेक्टर दे दिया गया इस तरीके से कि सिंगल वर्ड के फॉर्म में, कि अगर a एक वेक्टर है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड इनटू a का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहला चीज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर।
ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक है एनएम वेक्टर, तो एनएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ जो भी यूनिट वेक्टर होता है, किसी चीज का अगर यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या, उसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई वेक्टर को सिंगल लेटर के फॉर्म में दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सबको क्लियर हुआ यहां तक कि मैंने क्या बताया? वेक्टर का दो तरीके का चीजें बताया कि वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। उसके बाद जो डायरेक्ट, ये वही चीज वापस से लिखा हुआ है तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर, सेम चीज। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, वही चीज है। ठीक है। उसके बाद यही चीज देखिए, मैं जो अभी बता रहा था, वी यूजुअली डिनोट ए वेक्टर बाय ए सिंगल लेटर। ठीक है। विथ एन एरो ऑन इट, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय द लेटर ओनली। ठीक है। मैग्नीट्यूड को या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल इस लेटर को रिप्रेजेंट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये था वेक्टर के बारे में कि वेक्टर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो चीज था, हल्का फुल्का छोटा, हम लोग उस चीज को देख लिए। ठीक है। और हम हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि ये भी पॉइंट आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है। नोट, उसमें इसको हम लोग पहला पॉइंट मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये चीजें हमने पढ़ा। ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है। उसके बाद यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप। ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, वेक्टर को यूज करने के लिए हम हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं, सबको पता है। और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे हमारा वेक्टर आता है, ध्यान से देखिएगा, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे हमारा वेक्टर आता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर डिफरेंट वेक्टर। दोनों जो होता है वो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। ए बी का मतलब अलग डायरेक्शन आएगा, बी ए का मतलब अलग डायरेक्शन आएगा, मैंने बताया हुआ था। ठीक है। अगर ए बी मान लेते हम, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो जो बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर का मतलब डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या, साउथ, ये हमारा, हाँ, फिर साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए दोनों वेक्टर जो होता है वो अलग अलग होता है, डायरेक्शन अलग मतलब वेक्टर अलग। ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया। सबसे पहले ये एक पॉइंट कि वेक्टर को एक सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और वेक्टर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट होता है। दूसरा, वेक्टर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है। ये सारे के सारे इनिशियल के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, बी ए और ए बी वेक्टर अलग अलग टाइप की चीजें होता है। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। और यूजुअली वेक्टर को हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, एक सिंगल लेटर के ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को नॉर्मली कुछ नहीं लिख के भी ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। ठीक है। बट इसमें डाउट वाली कोई चीज ही नहीं है, किसको कैसे लिखा जाता है, बस मैंने यही चीज बताया। ठीक है। किसी को कोई डाउट ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पार्ट में, एनीवन? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी तक तो डाउट ये वाला सर नहीं समझ में है। क्या चीज? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बाबू। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसमें। जितना मैग्नीट्यूड तुम ज्यादा रखोगे उतना लंबा उस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। मान लेते यूनिट वेक्टर मेरा ऐसा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
ये वन यूनिट का है। अगर तुम 10 यूनिट का रख देते हो इसी डायरेक्शन में तो वेक्टर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मैथमेटिकली वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है। तो मैथमेटिकली उसको कैसे दिखाओगे कि ये 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो कैसे दिखाओगे तुम। तो मैथमेटिकली वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब क्या है वेक्टर में यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैथमेटिकली मैं बता रहा हूं, मैथमेटिकली वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब वेक्टर में यूनिट वेक्टर है। तुम अगर दिखाओगे कि मेरा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, ये 5 यूनिट वाला है, ठीक है, तो डायरेक्शन तुम किस चीज से बताओगे, तो डायरेक्शन क्या लूंगा मैं, 1 यूनिट यहां से उठा लूंगा। 1 यूनिट यहां से मैंने वेक्टर उठा लिया तो 1 यूनिट का यहां पे आ गया, तो मैं बोल दूंगा कि ये यूनिट वेक्टर जहां पे जा रहा है यही इसका डायरेक्शन। तो इसीलिए डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कोई पूछोगे कि सर यूनिट वेक्टर क्यों लिया, 0.5 वेक्टर क्यों नहीं लिया। 0.5 भी वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा। उससे मजा ये नहीं आएगा क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन मान ले तो यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करके जितना भी नंबर हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे वो डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होकर उतना ही वेक्टर बनते हुए जाएगा। ठीक है, इसीलिए यूनिट वेक्टर को ही हम डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यानी कि कोई भी वेक्टर अगर है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फिर इनटू उसका यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या था, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में अगर कभी भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा यूनिट वेक्टर से। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू, एक स्केलर टाइप ऑफ चीज आ गया। अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दिया जाए तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कितना निकलेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कहां चला जाएगा, अगर यहां से मेरे को ये निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये इसका डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या निकल गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने से हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन। दिमाग में डाल के रखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। दूसरा चीज कहां चला गया, ठीक है, दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, हमें दिया गया है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर का निगेटिव मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी चीज आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से। मान लेते हैं मैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेता हूं इस तरीके से, किसी वेक्टर का नेगेटिव का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये हमारा ए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर मैं बी ए वेक्टर लिखूं, ध्यान से देखिएगा, इसी वेक्टर को अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में लिख दूं, बी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन इस तरीके का। अब देखिए ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, लेंथ तो दोनों का सेम है, लेंथ तो चेंज हो ही नहीं रहा है। लेंथ चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ये भी ए बी वेक्टर है, ये भी ए बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए बी जो है ए से लेके बी की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, ये जो है बी से लेके ए की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। लेंथ दोनों का सेम है मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब डायरेक्शन जब ऑपोजिट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, कोई भी अगर डायरेक्शन हमारे पास जा रहा है, ये मान लेते हैं ए डायरेक्शन इस तरफ से जा रहा है, अगर इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूंगा तो वो हो जाता है माइनस ए। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर डायरेक्शन ले लूं तो उसी डायरेक्शन का हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, तो हमें क्या आता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स में ये सब में पढ़ा भी होगा कि एक्सेलरेशन इस तरीके से जा रहा है, एक्सेलरेशन पीछे मुड़ गया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन ले लूं तो डायरेक्शन जो होगा इस चीज का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका डायरेक्शन अगर मैं मान लेता हूं ए कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ए कैप।
ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। अगर इस वाले का, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सर इसका डायरेक्शन ए कैप कैसे हो गया, मैं बस एज्यूम कर रहा हूं कि इसका डायरेक्शन अगर ए कैप हुआ तो इस वाले का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस ए कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को मैं मान लेता हूं ए वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को मैं मान लेता हूं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बी ए वेक्टर निकालता हूं तो बी ए वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सेम ही लेंथ का मैंने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बट डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ए कैप। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, क्योंकि इसका मतलब हमारा कितना था, ए बी वेक्टर, तो माइनस ऑफ ये आया मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में अगर समझा जाए हमको, ये तो हो गया टेक्निकल चीजें हमने प्रूफ करके देखा, बट अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हमें क्या चीजें बोला जा रहा है एक्चुअली में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आसान भाषा में हमें क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है पी क्यू और इसका डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है, अगर मेरे को बोला जाए कि क्यूपी वेक्टर क्या होगा, तो क्यूपी वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ पी क्यू वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू इस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है, अगर मेरे को पूछा जाए कि क्यूपी वेक्टर क्या होगा, तो क्यूपी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी क्यू, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या हो जाता है, वही मैग्नीट्यूड का सेम वेक्टर बट डायरेक्शन क्या हो जाता है, ऑपोजिट। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, डायरेक्शन एग्जैक्टली opposite to, direction exactly opposite to pq vector and magnitude same, magnitude same। ठीक है, तो अगर मेरे से कहीं भी कुछ भी पूछा जाए, कि अगर पूछा जाए कि ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को माइनस ऑफ बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ हो, हम एम एन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एम एन वेक्टर को माइनस ऑफ एन एम वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस किसी वेक्टर के आगे अगर हम लोग माइनस लगा दें तो हमें समझ में आता है कि वही मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, बस डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि माइनस ए बी वेक्टर क्या होगा, माइनस ए बी वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड एज ए बी वेक्टर बट डायरेक्शन opposite to, डायरेक्शन ऑपोजिट टू ए बी वेक्टर। ठीक है, तो माइनस ए बी मतलब क्या होगा, माइनस ए बी एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसमें ए बी का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जो है वो ए बी का ऑपोजिट है। ठीक है, तो यानी कि ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, एम एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एन एम वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज जो हमारे पास आता है, दूसरा वेक्टर हमारे पास आता है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ठीक है, a vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector denoted by zero vector, इस तरीके से। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है, अगर ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की तरह हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कभी नहीं आएगा, यानी कि जो भी नल वेक्टर होता है या फिर जीरो वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि उसको कैसे दर्शाया जाता है, डिनोटेड बाय या तो ऐसे ओ ऊपर एक वेक्टर, या फिर बहुत बार देखिएगा ऐसे बड़ा डार्क करके एक ओ बना दिया जाता है, ओ भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नल वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए सुनिएगा, वेक्टर जो होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज, एग्जैक्टली डिफरेंट चीज होता है, बहुत डिफरेंट चीज होता है। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, और उस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्लियरली, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो वेक्टर इज जीरो बट इट कैनॉट बी असाइंड डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, डेफिनिट डायरेक्शन क्यों नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट है। अब पॉइंट का डायरेक्शन हम क्या बताएंगे, किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा है, तो यानी कि एक वेक्टर बताया गया जिसको बोला गया है कि नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो या फिर ऐसा वेक्टर जिसका कोई इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, उसको हमने वेक्टर तो बोल दिया
बट एक पॉइंट बन गया वो तो। अब एक पॉइंट का तो हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। अगर थोड़ा सा कुछ लंबा होता तो हम बता सकते हैं क्या इस डायरेक्शन पे जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा होता तो हम बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन पे जा रहा है, बट ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही हो गया। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। या तो हम जिसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, या तो इनफाइनाइट डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो वेक्टर इज जीरो बट इट कैन नॉट बी असाइंड ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसका हम कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है को इनिशियल वेक्टर। को वाला टर्म जहां पे आता है, को मतलब सब साथ में, ठीक है। को इनिशियल मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे पास एक वेक्टर है OA, दूसरा वेक्टर है OB। अब OA वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, OB वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट दोनों का जो टर्मिनल इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। OA का इनिशियल पॉइंट O है, OB का इनिशियल पॉइंट O है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो जाता है। अब ऐसा एक वेक्टर नहीं, वैसा बहुत सारा वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ले लिया हमने, ऐसे ले लिया हमने, ऐसे ले लिया हमने, इसको O ले लिया, OA, OB, OC, OD। तो यानी कि इस टाइप के वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो सारे वेक्टर्स का, तो उस वेक्टर को बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। या फिर ध्यान से देखिएगा, एक और आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। को टर्मिनल वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, इस तरीके का वेक्टर कुछ, ठीक है, इस तरीके का वेक्टर, ठीक है। जैसे ले लिया A, B, C, D। ये सारे के सारे वेक्टर को अगर मैं देखूंगा तो सारे वेक्टर का क्या है, सेम टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। सारे वेक्टर का सेम टर्मिनल पॉइंट है। जब बहुत सारे वेक्टर का सेम टर्मिनल पॉइंट होता है तो उस वेक्टर को नाम दिया जाता है को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये था हमारा को इनिशियल वेक्टर और ये हो गया हमारा को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज हमारे पास आता है, इसको कोलिनियर तो बोलते ही है, इसका एक और नाम है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर, सेम चीज है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों सेम चीज है। क्यों सेम चीज होता है, इसको समझने के लिए हम एक कंसेप्ट को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप लोग का अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा सब लोग, मैं फिर से बता रहा हूं। और सब लोग ज्वाइन इसीलिए कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताया जा रहा है, ठीक है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैथमेटिक्स में हम ज्यादातर फ्री वेक्टर ही यूज करते हैं। फ्री वेक्टर मतलब वेक्टर, ठीक है। दो तरीके के वेक्टर के बारे में हमें जानकारी लेना होता है, एक होता है फ्री वेक्टर, दूसरा होता है फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा ही आसान सा चीज है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा। फ्री वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसको मैं कहीं भी उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, फ्रीली ट्रांसलेट कर सकता हूँ कहीं भी। बस कंडीशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। यानी कि वेक्टर that can be translated, ठीक है, वेक्टर that can be translated freely without changing its magnitude and direction, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इस तरीके का, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब क्या करता, मेरे को मन किया कि इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे रख दूं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा वेक्टर ये दिख रहा था वैसा ही वेक्टर होगा एग्जैक्टली, बस कॉपी पेस्ट कर देने कि इसको उठा के यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर को हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ऐसा वेक्टर जिसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड और हमारा क्या चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, फ्री वेक्टर। और मैथमेटिक्स में हम लोग फ्री वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं।
और मैथमेटिक्स में हम लोग क्या होगा, फ्री वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। और एक होता है फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है, ये हो गया फ्री वेक्टर, दूसरा होता है फिक्स्ड वेक्टर। अब ये फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट मतलब अगर मैंने एक वेक्टर बना दिया इस तरीके का, ठीक है, अगर मैंने एक वेक्टर बना दिया पी क्यू वेक्टर, ठीक है, तो इस पी क्यू वेक्टर में पी पॉइंट फिक्स रहेगा, और इसका अगर पी पॉइंट फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो ये जो वेक्टर है इसको हम यहां से उठा के कहीं भी नहीं लिख सकते, ठीक है। और फ्री वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका फिक्स्ड है, ठीक है, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जांपल हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीके का केस होता है हमारे पास, ठीक है, दो तरीके का केस है, मान लेते हैं हमारे पास केस 1 और केस 2। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखा है मेरे ख्याल से, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है F1, ठीक है, और हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, इस बॉडी को आगे मूव कराना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना, ठीक है, दूसरा कोई काम नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना, तो आप फोर्स में यहां भी लगाऊंगा तो मूव करेगा, फोर्स में यहां भी लगाऊंगा तो मूव करेगा, फोर्स में, यानी कि सेम फोर्स को यहां से यहां कहीं भी डायरेक्शन में मूव करा सकता हूं, उससे चेंजेस ज्यादा नहीं आएगा। क्यों चेंजेस नहीं आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक फोर्स है, अगर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, F नाम से, और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो F sin थीटा, यानी कि इसको आगे बढ़ाने पे जो फोर्स काम कर रहा है वो हो गया F cos थीटा, और इसको नीचे दबाने पे जो काम कर रहा है वो कंपोनेंट कौन सा हो गया, F sin थीटा। बट अगर हम लोग टॉपलिंग की बात करें, तो टॉपलिंग की बात करूंगा तो मेरे को क्या लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो मेरा F का वैल्यू अलग लगेगा, और अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो मेरा फोर्स का वैल्यू अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ऊपर में फोर्स लगाया तो टॉपलिंग में ज्यादा आसानी होगा, अगर मैं नीचे फोर्स लगाया तो टॉपलिंग में मुश्किल होगा, ठीक है। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, बॉडी को इस तरीके से रोटेट करा देना, बॉडी को इस तरीके से बना देना, ठीक है, इस तरीके से टॉपल कर देना, ठीक है, इसको गिरा देना। तो इस बार आगे मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार इसको गिराने की बात कर रहे हैं। तो इस चीज में जो होगा हमें फिक्स्ड टाइप का फोर्स चाहिए। फिक्स टाइप का मतलब कि यहां लगाएंगे तो एक फिक्स्ड वैल्यू अलग वैल्यू चाहिए होगा, यहां लगाएंगे तो एक अलग वैल्यू चाहिए होगा फोर्स का। मान लेते हैं यहां ऐसे एग्जांपल, यहां 5 न्यूटन का जरूरत पड़ रहा है इसको टोपल करने में, अगर यहां पे लगाऊंगा तो हो सकता है 10 न्यूटन का जरूरत पड़े, तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं फोर्स को मूव कराऊं तो हम जो काम चाहते हैं वो काम का चीजें अलग अलग बदलते हुए जाएगा, ठीक है। हो सकता है इस फोर्स को अगर मैं यहां लगाऊं तो 5 न्यूटन तो टॉपल कर जाए, इसी 5 न्यूटन को अगर मैं नीचे लगाऊं तो चीजें टॉपल नहीं करे, ठीक है। तो इस केस में क्या फिक्स्ड वेक्टर हमें चाहिए कि इसको टोपल कराने के लिए 5 न्यूटन चाहिए होगा और फिक्स्ड पोजीशन पे चाहिए होगा, ठीक है। बट अगर आगे मूवमेंट की बात करें तो इसको यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, F cos थीटा ही इसको आगे मूव कराएगा, ठीक है। ये बस एक छोटा सा हल्का सा एग्जांपल था, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। बस मेरा यही बोलना है कि अगर हम लोग क्या करें, दो तरीके का वेक्टर होता है हमारे पास, एक फ्री वेक्टर, दूसरा फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर को कहीं भी उठा के कहीं भी मूव करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो। और जब हम लोग फ्री वेक्टर में इसको ट्रांसलेट कराते हैं, मूव कराते हैं, तो उस केस में हमारा क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए विदाउट चेंजिंग, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कि पैरेलल वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब कोलिनियर और पैरेलल सब साथ में क्यों बोल दिया गया है, इसीलिए मैंने ये फ्री वेक्टर पढ़ा है, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं दो वेक्टर अगर पैरेलल हुआ, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हुआ तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, मान लेते हैं, ठीक है। इसको ले लिया A B, इसको ले लिया P Q, ये सारे वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर हो गए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम तो फ्री वेक्टर का यूज करते हैं, तो इसी पैरेलल PQ वेक्टर को उठा के अगर मैं इसके आगे रख दूं, AB के आगे रख दूं, तो AB के आगे रख दूं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये वेक्टर, ठीक है। ये हमारा A B था और ये P Q इस तरीके से वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पैरेलल वेक्टर तो है हमारा, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फ्री वेक्टर यूज करते हैं तो इस PQ को उठा के AB के आगे रख सकता हूं, जो हमारा कोलिनियर वेक्टर भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर सेम चीज होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। यानी कि पैरेलल वेक्टर की बात किया जा रहा है मतलब कोलिनियर का सारा कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, सेम हो गया, किस केस में, मैथमेटिक्स के केस में, ठीक है, क्योंकि फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर क्या होता है। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मतलब सेम या पैरेलल सपोर्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसके दो तीन टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पैरेलल वेक्टर मतलब सिंपल से क्या, उसको डायरेक्शन नहीं, हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो भी लाइन है वो पैरेलल जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, लाइन अगर पैरेलल होता है तो कैसा दिखता है, ऐसा। तो वेक्टर अगर ऐसा दिखेगा मतलब वेक्टर क्या वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट का, ऐसा कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब ये तीन पैरेलल वेक्टर है। अब पैरेलल वेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल वेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, बट इसका लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका नाम क्या हो जाता है, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर जिसका लाइन सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन इसका ऐसा है इसका ऐसा है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है तो उसका अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स का एक और नाम है, ठीक है, अनलाइक वेक्टर्स को एक और नाम से जाना जाता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। आपको ये नहीं पूछेगा कि सर ये एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल का एकदम एंटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो नहीं है, मैंने बता दिया कि एक नाम है अनलाइक वेक्टर्स का, एक और नाम है जिसको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो सेम चीज इसमें बता दिया गया। लाइक वेक्टर्स, कोलिनियर मतलब पैरेलल, ध्यान से समझना। कोलिनियर मतलब क्या, पैरेलल। जहां जहां कोलिनियर आ रहा है वहां वो अपने दिमाग में पैरेलल भी जोड़ देना। पैरेलल वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। और इसी अनलाइक वेक्टर्स का एक और नाम है, क्या नाम है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो अनलाइक वेक्टर्स का एक और नाम है जिसका नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वही फ्री वेक्टर यहां भी बताया गया है। If the initial point of a vector is not specified, then it is said to be free vector. अभी जो मैंने बताया फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर वही चीज है। ठीक है, अब हम एक स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर। ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब ये इक्वल वेक्टर्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। टू वेक्टर्स A and B are said to be equal vectors. ठीक है, said to be equal vectors if both the vectors having same magnitude and direction। ठीक है, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम होता है तो उस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। उस टाइप के वेक्टर को क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को मैंने मान लिया ए वेक्टर। ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है जिसको हमने नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर है जिसको हमने नाम दे दिया बी वेक्टर। अब ए वेक्टर भी इसी तरफ जा रहा है, बी वेक्टर भी इसी तरफ जा रहा है, मतलब हमने क्या ले लिया, दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम ले लिया। ठीक है, कोई चीज अगर इस तरफ जा रहा है तो इसके पैरेलल अगर कुछ चीजें बनाऊंगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, अगर मैं दोनों का लेंथ सेम कर दूं, यानी कि एपी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ और बी वेक्टर का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर मैं सेम कर दूं तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसा वेक्टर जिसका दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर, इक्वल वेक्टर को हम लाइक वेक्टर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लाइक वेक्टर का मतलब क्या था कि पैरेलल वेक्टर और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिएगा इसी का मैं चलो एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिएगा यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक वेक्टर है ए बी। ठीक है, और यहां से यहां पे एक वेक्टर सी डी। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब क्या होगा, लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स बट अनइक्वल, इक्वल नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज है, दूसरा वेक्टर हमने ऐसा ले लिया पी क्यू और आर एस।
ठीक है। लाइक वेक्टर का मतलब सिंपली है कि पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब मैंने मान लिया कि ये लाइक वेक्टर्स भी है और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसको बोलेंगे लाइक वेक्टर्स एज वेल एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, आया सबको समझ में कि इक्वल वेक्टर किसको बोला जाता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। दुनिया के सारे इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर्स हैं, बट सारे लाइक वेक्टर्स इक्वल वेक्टर जरूरी नहीं है कि होगा, क्योंकि हमने देखा कि लाइक वेक्टर्स है बट इक्वल नहीं है, ये लाइक वेक्टर्स है बट इक्वल है। ठीक है, सबको समझ में आया कि लाइक वेक्टर्स सॉरी इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? आया कि नहीं आया समझ में? सर लेकिन लाइक वेक्टर में हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है ना, तो फिर हम उसको इक्वल वेक्टर क्यों नहीं बोल सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है बाबू? मैंने अभी तक बताया कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लाइक वेक्टर्स में। अभी तक मैंने बोला है कि लाइक वेक्टर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बताइए, जब मैं लाइक वेक्टर्स के बारे में बता रहा था मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में जिक्र किया। इसमें क्या बोला गया है? कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यहां पे कहीं पे मैग्नीट्यूड का जिक्र आया है? नहीं आया है। चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बाबू, नहीं तो आगे दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताया, इससे पहले तक मैंने मैग्नीट्यूड का कोई भी जिक्र नहीं किया। बट देखिए, जब मैंने इक्वल वेक्टर बताया तब मैंने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसमें मैंने बताया कि डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके इक्वल वेक्टर बोलते हैं। लाइक वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। अभी मैंने दोबारा यही चीज बताया आपको कि लाइक वेक्टर्स में डायरेक्शन इक्वल है। डायरेक्शन इक्वल मतलब ये बड़ा वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, छोटा वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगर इक्वल वेक्टर्स हम लोग बोल रहे हैं तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। मैंने कोलिनियर वेक्टर पहले बताया कि पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि पैरेलल जैसा दिखना चाहिए, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन इसके सेम साइड में हो। तो कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल जैसा दिखता है तो उन सारे के सारे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, और उसी पैरेलल वेक्टर में जिसका डायरेक्शन सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, और उसी पैरेलल वेक्टर में जिसका डायरेक्शन एक्जेक्टली ऑपोजिट होता है तो उसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। मैंने ये बताया था। कहीं पे देखिए मैंने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है, कहीं पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, बट जब मैंने इक्वल वेक्टर्स के बारे में बताया तब मैंने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए चीजों को। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू आउट द चैप्टर आप लोग को याद रखना है। थ्रू आउट द चैप्टर आप लोग को बेसिक पॉइंट जो है वो सब एकदम दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब दूसरा पॉइंट हो गया ये, जिसको थ्रू आउट द चैप्टर कभी भी दिमाग से नहीं निकालना है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक वेक्टर है, इसका नाम दे दिया हमने ए वेक्टर। ठीक है, और इसका जो लेंथ है यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने ले लिया 10 यूनिट। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास ऐसे। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं बी वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 यूनिट। ठीक है, हमने क्या बोला कि बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है मतलब क्या सेम होगा? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सेम होगा। यूनिट वेक्टर सेम होगा। वेरी गुड, यानी कि ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, ये दोनों सेम हो गया। दूसरा चीज, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 10। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे को 2 को 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? yes, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि 5 इंटू बी वेक्टर, ध्यान से, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10। 5 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना हो गया? 10। और 10 का मतलब क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड में क्या मतलब है कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के मैग्नीट्यूड के 5 गुना ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनिए, हमारा जो ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए का डायरेक्शन। ये होता है कि नहीं होता है? कोई भी वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अब ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 5 ऑफ बी वेक्टर, 5 ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। और डायरेक्शन हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि दोनों का डायरेक्शन हमने सेम ले रखा है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन हमने अगर सेम ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बी कैप। अब मॉड ऑफ बी और बी कैप इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी वेक्टर, यानी कि 5 ऑफ बी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 ऑफ बी वेक्टर। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में हमने रिलेशन निकाल लिया है। आया समझ में? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे पूछिए फटाफट। सबको समझ में आया कि ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर। इसका नंबर दिया हुआ था 10, इसका नंबर दिया हुआ था 2, तो 2 को 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 का मतलब क्या था, मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। और बी वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप। बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप। और ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ाया था कि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अब देखिए ए वेक्टर का मतलब है मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। मॉड ऑफ ए का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू मॉड ऑफ बी, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसलिए ए कैप की जगह बी कैप लग गया। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब ये चीज बताइए, ये चीज क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। आया समझ में? दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। अब देखिए एक चीज और, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, हम एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम हमने क्या रख दिया, सी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। हमने एक दूसरा वेक्टर ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने सी वेक्टर, और सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली ए से ऑपोजिट है, तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड जो है ये है 5 यूनिट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट। और सबका सब क्या है, पैरेलल वेक्टर है। सबका सब हमने क्या लिया, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब क्या हो सकता है, डायरेक्शन या तो सेम होगा, डायरेक्शन या तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। कैसे होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पैरेलल वेक्टर जो होता है उसमें इस तरीके का हो सकता है कि लाइन पैरेलल जैसा दिखे, डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट भी हो सकता है। दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर का मैं ऑपोजिट लूं तो उसको मैं माइनस के फॉर्म में लिखता हूं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मैंने ये भी चीज बताया हुआ था आप लोग को थोड़ी देर पहले कि बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर इंटू सी कैप। अब बताइए कि ये ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम था, सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए और बी से एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि नहीं है? तो सी वेक्टर सी कैप जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ए कैप होगा, या फिर माइनस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑफ सी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ए वेक्टर। ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट हम किसी चीज का लेते हैं तो उसका नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ए वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर लिखने से पहले मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 5। अगर मैं ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ सी वेक्टर कर दूं मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। और 10 का मतलब क्या था, मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ए वेक्टर हमारे पास क्या था, ए वेक्टर इज इक्वल टू था मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू सी कैप, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। और ए कैप का मतलब हमारे पास कितना निकल के आया, माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ सी है। दूसरा चीज ए कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी कैप। ठीक है, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 मॉड ऑफ सी वेक्टर इंटू सी कैप, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 सी वेक्टर। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए मेरे पास कैसा था, मेरे पास पैरेलल वेक्टर्स थे, बहुत सारे पैरेलल वेक्टर्स थे, और पैरेलल वेक्टर पास मेरे पास बी और ए पैरेलल वेक्टर था। अब बी के साथ मैं कुछ चीजें मल्टीप्लाई करके उसको ए के बराबर बना सकता हूं, ठीक है। फिर मेरे पास एक और वेक्टर था सी वेक्टर, जो कि सबके पैरेलल था ए और बी के, उसमें मैं कोई नेगेटिव नंबर सी में कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं उस सी वेक्टर को ए के बराबर बना सकता हूं, ठीक है। मेन पॉइंट को समझिएगा कि मेन पॉइंट क्या है कि कोई भी अगर पैरेलल वेक्टर्स है, बहुत सारे अगर पैरेलल वेक्टर्स है, तो उन सारे पैरेलल वेक्टर को हम एक दूसरे के बराबर बना सकते हैं। कंडीशन यही है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मेरे को बी वेक्टर को ए वेक्टर बनाना था, बी और ए आपस में पैरेलल था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बी वेक्टर को, तो ए वेक्टर के बराबर हो गया। दूसरा चीज, मेरे पास एक सी वेक्टर था, सी वेक्टर को ए वेक्टर के बराबर बनना था, सी और ए भी आपस में पैरेलल था, तो सी के साथ मैंने क्या किया, एक नेगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2c वेक्टर और ए वेक्टर जो है वो बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आता है, इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आता है कि इफ a vector and b vector are parallel vectors, पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, या तो डायरेक्शन सेम होगा, या फिर डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है, वही होता है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात किया जा रहा है, डायरेक्शन आइदर सेम और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट। इफ a and b are parallel vector, then we can write a vector is equal to lambda b vector, जहां पे लैम्डा हमारा क्या होगा, कोई भी स्केलर होगा, ठीक है। बोलने का मतलब यही है कि दो अगर पैरेलल वेक्टर है तो दो पैरेलल वेक्टर को हम इक्वल बना सकते हैं, बस कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो चाहे वो कांस्टेंट नेगेटिव हो। अगर मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर है तो दो पैरेलल वेक्टर को मैं क्या बना सकता हूं, इक्वल बना सकता हूं, चाहे कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, चाहे वो कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव हो चाहे वो कांस्टेंट हमारा नेगेटिव हो, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, डायरेक्शन आइदर सेम होगा या फिर डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ऐसा वेक्टर रहने से नहीं होगा कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ऐसा रहने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जब सेम होगा ही नहीं तो दोनों वेक्टर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इक्वल वेक्टर के लिए क्या चीजें होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम दिया ही हुआ है, मैग्नीट्यूड में कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करके हम मैग्नीट्यूड सेम बना सकते हैं, बस हमारा कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए या फिर डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर क्या है। यस सर, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये हो सर केमिस्ट्री क्लास है सर, स्टार्ट हो गया क्या क्लास, ओके ठीक है, चलिए मैं इसको खत्म कर देता हूं। यस ध्यान से देखिए, तो इस चीज को नोट्स बना लीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, लिख के सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी इसको सेंड कर देता हूं, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।